नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दामून के लिए यह एक बड़ा झटका था जब बुरिया शब्दानी को छोटू के ऊर्जा कला संचरण के कारण खून की खांसी आई। आखिरकार उसे वास्तव में एहसास होने लगा था कि वह हारने वाले पक्ष में था। 100 से अधिक वर्षों तक सौर्य कबीला का कुलपति होने के नाते वह देख सकता था कि छोटू वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। वह एक निजी बातचीत थी। छोटू, उसे मत मारो। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम समर्पण करती हो बुरिया शब्दानी? सवाल का जवाब दो। मैं हार मानती हूँ। मैं हार मानती हूँ। बुरिया शब्दानी इससे ज्यादा भयभीत नहीं हो सकती थी। वह जानती थी कि अगर उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया तो वह मर जाएगी। मैं अब से कबीले के नियमों का सम्मान करूंगी, छोटू ने ठंडी आवाज में कहा। अच्छा, यह अच्छा है। आशा है कि तुम अपना वचन निभाओगी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह हमारे कबीले के लाभ के लिए है। अगर मुझे तुम्हारा कोई गलत व्यवहार नजर आता है या अगर मुझे पता चलता है कि तुमने मेरे बारे में बड़ी संप्रदायों को जानकारी लीक कर दी है तो मैं आज जितना अच्छा नहीं रहूंगा। अब ज्यादा समय नहीं है जब तिलिस्मी आयाम के सभी जागीरदार राज्य उठ खड़े होंगे और युद्ध भूमि को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अगर ऐसा होने पर सौर्य कबीला वास्तव में एकजुट नहीं होता है तो हम मिट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दमुन ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। इस समय तक वह छोटू की ताकत से पूरी तरह से डर गया था। जैसे ही छोटू की आवाज धीमी हुई, बुरिया शब्दानी और दामुन ने उसे ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया। जहां तक हिमेश का प्रश्न है, वह जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। सच्चाई यह थी कि ऊर्जा के मोनार्क के रूप में हिमेश कबीले में दमुन और बुरिया शब्दानी को छोड़कर किसी को भी आसानी से कुचल सकता था। वे दोनों कई सालों से ऊर्जा के मोनार्क थे और उनका काफी प्रभाव था। अगर वे वास्तव में उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करना चाहते थे तो इसका नतीजा पूरी तरह से खून खराबे के रूप में सामने आता। जाहिर है, छोटू का खलनायक जैसा व्यवहार उसके पिता की भलाई के लिए था। कबीले का शरदकालीन शिकार बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा। छोटू हमेशा वहां मौजूद रहता था ताकि अगर कोई राक्षस बहुत ज्यादा क्रूर दिखाई दे तो वह हस्तक्षेप कर सके, जिसने कबीले के सभी सदस्यों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इससे पहले उनमें से कई लोग सचमुच मानते थे कि छोटू पर किसी राक्षस का साया है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता था। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति पागलपन की हद तक काम करते हैं, लेकिन छोटू शांत, समझदार और पूरी तरह से नियंत्रण में थी। जैसे जैसे शिकार आगे बढ़ा, छोटू ने धीरे धीरे कबीले में शीर्ष प्रतिभाशाली और नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यह 3 दिनों तक चला और 200 से ज्यादा कुलीन कबीले के सदस्यों ने ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। असंख्य राक्षसों ने अपनी जान गंवाई और बड़ी मात्रा में दानव कोर का उत्पादन किया गया। एक समय पर एक 30 वर्षीय युवक ने सम्मानपूर्वक छोटू के पास जाकर कहा, बड़े भाई छोटू, ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की वास्तविक गहराई में आगे जंगल विशेष रूप से घना है। यहीं पर लाशों के कबीले छिपे हुए हैं। प्राचीन काल में एक शानदार लड़ाई का स्थान माना जाता है। आखिरकार लाशों ने स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी हानिकारक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया कि वे राक्षस आत्माएं रिकेरी बेलाखा बन गईं। इन लाशों के कोर सामान्य राक्षस कोर से भी अधिक कीमती हैं। क्यों न हम वहां शिकार करें। सच तो ये है कि कई युवा पर्वतों की अंतिम गहराई में जाना चाहते थे। छोटू इस समय एक चट्टान पर खड़ा था और पहाड़ों की गहरी काली गहराइयों को देख रहा था, जहां काली ऊर्जा इस तरह से स्पंदित हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कब्रिस्तान को देख रहा हो। काले पहाड़ों का वह कब्रिस्तान जहां तक नजर जाती थी दूर तक फैला हुआ था, जो ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की वास्तविक गहराई तक जाता था। जहां तक प्राचीन काल में हुए उस युद्ध का सवाल है, ये कहना असंभव है कि उसमें कितने लोग मारे गए। छोटू ने जो कुछ देखा उससे पता चला कि वे पहाड़ गति की झिलमिलाहट से भरे हुए थे, जो लाशों की तरह लग रहे थे। वहां कई आभाएं भी थीं जो उसे भी बेहद खतरनाक लगीं। उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। चलो नहीं, उसने कहा, हम पहले ही लाखों करोड़ों ऊर्जा अभिसरण गोलियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राक्षसों को मार चुके हैं और युद्ध का अनुभव अविश्वसनीय रहा है। ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की गहराई में युद्ध का मैदान बहुत रहस्यमय और खतरनाक है। मुझे पूरा यकीन है कि वहां हजारों साल पुराने लाश के राजा हैं। अगर हम उनमें से किसी एक से उलझ गए तो वह हमारे पूरे कबीले को मिटा सकता है। पौराणिक भयानक 1000 साल पुराना शव राजा एक राक्षसी प्राणी था, जो ऊर्जा के मोनार्क से भी अधिक शक्तिशाली था। छोटू को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वह ऐसे प्राणी को हरा पाएगा। वह जानता था कि वह ऊर्जा कला स्तर पर किसी को भी कुचल सकता है, लेकिन जब उससे उच्च स्तर की संस्थाओं की बात आई तो वह निश्चित नहीं था।
लाइफ सीजर और मोनार्क के बीच का अंतर बादलों और उनके नीचे की मिट्टी के बीच के अंतर जैसा था। अचानक प्रकाश की एक चमकदार किरण प्रकट हुई जो रात के आकाश को चीरती हुई हिमेश की ओर बढ़ रही थी। इसके साथ ही तलवार की ऊर्जा की तरंगें भी आईं और वास्तव में छोटू प्रकाश में एक तलवार भी देख सकता था। सावधान पिताजी! वह तलवार को रोकने के लिए आगे छलांग लगाने की तैयारी करते हुए चिल्लाया। ये ठीक है छोटू, ये तुम्हारी चाची महीम की उड़ने वाली तलवार संचरण कला है, बस चमत्कारी। गति में कूदते हुए हिमेश ने उतरती हुई तलवार की ओर हाथ बढ़ाया जिसके साथ एक पत्र जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने तलवार से पत्र निकाला, तलवार ने उसे पहचान लिया। अपनी जगह पर घूमते हुए उसमें से चिंगारी निकली और फिर रात में उड़ गई। उड़ती तलवार संचरण कला पौराणिक। सौर्य कबीला के कई अन्य कुलीन लोगों को पता था कि क्या हो रहा था। वास्तव में हिमेश के कुल प्रधान का पद प्राप्त करने का एक मुख्य कारण छोटू की चाची महीम थी जो अब अर्ध अमर संस्थान की सदस्य थी। स्पष्ट रूप से यह उड़ती तलवार संचरण कला उसी की कृति थी। हालांकि छोटू ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि इसका सबसे शक्तिशाली पहलू तलवार ही थी। यह एक शक्तिशाली दिव्य हथियार था जिसने पहले से ही एक आत्मा विकसित कर ली थी। वास्तव में अगर कोई इसे एक राक्षस मानता है तो यह एक तलवार राक्षस होगा। मुझे आश्चर्य है कि डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में चाची महीम की पढ़ाई कैसी चल रही होगी। छोटू को फिर से उस छोटी लड़की की याद आई जिसने बचपन में उसे खाना खिलाया था। कई प्रमुख बुजुर्गों ने, जो हिमेश को स्वीकार नहीं करते थे, तलवार के आगमन को देखा और चुपचाप देखते रहे। आखिरकार, हालांकि वे सभी छोटू को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मानते थे, फिर भी वह महीम की तुलना में कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महीम को उस देश के शीर्ष संस्थान का समर्थन प्राप्त था। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट तिलिस्मियायाम में एक पौराणिक पवित्र स्थान था। जब लोग इसके बारे में बात करते थे तो वे अक्सर इसे एक संगठन का विशाल राक्षस कहते थे। हिमेश ने एक पल के लिए संदेश को देखा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छी खबर छोटू, ये वास्तव में तुम्हारी चाची का संदेश है। उन्होंने डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में तुम्हारे लिए जगह सुरक्षित कर ली है। वह चाहती हैं कि तुम वहां जाकर पढ़ाई करो। ऐसा कहकर उसने संदेश छोटू को सौंप दिया। क्या? छोटू ने संदेश लेते हुए कहा, जिसकी लिखावट निश्चित रूप से उसकी चाची की थी। जाहिर है उसने संस्थान के लिए कुछ सराहनीय सेवा की थी और उसे अपना पुरस्कार चुनने की अनुमति थी। उसने अपने सौर्य कबीला के एक युवा को सदस्य बनने की अनुमति मांगी थी और उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। बस इतना करना था कि संदेश को व्यक्तिगत रूप से लेकर संस्थान में रिपोर्ट करना था। यह एक बड़ा सम्मान और अवसर दोनों था। दामुन या बुढ़िया शब्दानी को भी ईर्ष्या महसूस हुई। दूसरी ओर छोटू के साथ उनका सारा पिछला असंतोष अब दूर हो गया था। वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में शामिल होने जा रहा था, जिसका मतलब था कि किसी को भी उससे लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी और राक्षसों या शैतानों को भगाने का कोई बहाना काम नहीं आएगा। महीम के संदेश में शैडो ब्लाइट के घर के बारे में भी कुछ जानकारी थी। उसने डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में अपने पद का इस्तेमाल करके उन्हें चेतावनी जारी की थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि वे सौर्य कबीला को अकेला छोड़ दें। इससे मामला खत्म हो गया था। शैडो ब्लाइट का घर डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से इतना डरता था कि वह खुले में कुछ भी करने से डरता था। इसमें यह भी बताया गया कि पिछले कई महीनों से शैडो ब्लाइट का घर इतना शांत क्यों था। अर्ध अमर संस्थान, छोटू ने सोचा। उसका दिल पहले से ही प्रत्याशा से धड़क रहा था। हालांकि उसने सौर्य कबीला के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाई थी, लेकिन इससे वह बहुत ही छोटे तालाब में एक बड़ी मछली बन गया। इसके विपरीत डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट एक महासागर की तरह था और वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी हावी होने पर गर्व कर सकता था। ये देखते हुए कि यह सभी देशों में नंबर 1 संस्थान था, कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि वहां किस तरह के छिपे हुए बाघ और ड्रैगन पाए जा सकते थे और वहां प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या था। छोटू को पता था कि भले ही नरक को चलने वाले गॉड मेमत की शक्ति की साधना ने उसे असाधारण शक्ति दी है, लेकिन अगर वह दुनिया के इस पिछड़े हिस्से में अलग थलग रहा तो उसे बाद में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया भर में अन्य विशेषज्ञों के साथ संपर्क करना बहुत फायदेमंद होगा। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में सिर्फ लाइफसीजर्स ही नहीं थे, बल्कि उनसे भी ऊंचे स्तर के लोग थे। असल में छोटू को यह नहीं पता था कि लाइफसीजिंग के बाद के स्तर को क्या कहा जाए। विचार करने योग्य एक अन्य कारक ये था कि यदि वह अर्ध अमर संस्थान में शामिल हो जाता तो सौर्य कबीला की स्थिति और भी अधिक स्थिर हो जाती। यह बात इस बात से देखी जा सकती है कि महीम की स्थिति ने उसे लेटेंट ड्रैगन पिल घटना की आपदा से बचने में कितनी मदद की थी। अचानक एक नाम जो उसके दिल और दिमाग में अंकित था, अचानक सामने आ गया। मेहताब डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में है। उसके धोखे के कारण उसकी मृत्यु लगभग हो गई थी और वह जानता था कि वह एक घातक जहरीली दुश्मन थी। अब यह तथ्य कि वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में थी उतना मायने नहीं रखता था। ये देखते हुए
कि वह जल्द ही उसी जगह पर होगा। इससे उसका बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा। वह लगभग उसके पूरे वंश का विनाश कर चुकी थी। अगर वह बिजली का झटका न होता तो छोटू अभी अपंग होता और हिमेश सौर्य कबीला का सरदार नहीं होता। उसके पूरे परिवार को बहुत अपमान सहना पड़ता। इन विचारों को अपने दिमाग में दबाते हुए उसने कहा, ठीक है पिताजी, क्यों ना हम घर चलें। चलो सौर्य कबीला के कामकाज को व्यवस्थित करें, जिसमें सभी औपचारिक अनुष्ठान और वित्तीय पहलू शामिल हैं। एक बार जब सभी शीर्ष विशेषज्ञ मुख्य मुख्यालय में चले जाएंगे और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, हिमेश ने कहा। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसने कहा, सौर्य कबीला के सदस्यों, घर जाने का समय आ गया है। हमें यान हेवन में चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। सौर्य कबीला के सदस्य पुनः एकत्रित हुए, अपनी लूट का सामान व्यवस्थित किया और फिर वापस लौटने लगे। पहले लोग छोटू को उसकी गहरी ऊर्जा कलाओं के कारण सम्मान देते थे, लेकिन अब लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट का छात्र था। अब उसके भविष्य की संभावनाएं असीम थीं। सौर्य कबीला के देहाती लोगों के लिए डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट का एक साधारण प्रथम वर्ष का छात्र भी एक शीर्ष विशेषज्ञ होता था। यान हेवन के सभी कबीले सामान्य थे और सौर्य कबीला उनमें नवधनाढ़ था। 2 दिन बाद सौर्य कबीला के सभी विशेषज्ञ यान हेवन में कबीले मुख्यालय के बैठक हॉल में एकत्र हुए। ये सभा पिछली सभा की तुलना में अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण थी। छोटू ने इस मामले की देखरेख की और हिमेश ने लगातार आदेश जारी किए। किसी ने भी उनका पालन करने से इनकार नहीं किया। सभी आदेश दिए जाने के बाद सभा समाप्त हो गई और कबीले के विशेषज्ञ सौर्य कबीला में मौजूद सारी संपत्ति और जनशक्ति को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े, जिसे हिमेश के नियंत्रण में वापस कर दिया जाना था। कुछ प्रमुख बुजुर्ग तो यान हेवन के भवन में निवास करने के लिए भी सहमत हो गए। जब गोष्ठी समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए तो हवेली शांत हो गई। पिताजी, छोटू ने कहा, मेरे लिए डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का समय आ गया है। हालांकि मुझे अभी भी चिंता है कि दामुन और बुरिया शब्दानी मेरे जाने के बाद समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप उन्हें नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। मैं आपकी मदद करूंगा पिताजी। आइए आपकी शक्ति को अगले स्तर तक ले जाएं। छोटू की तैयारी बाघों का शिकार करने के लिए भाई की मदद चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए पिता और पुत्रों की सेना की मदद चाहिए। छोटू उस पुरानी कहावत से बहुत परिचित था। अगर वह सिर्फ डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाता और वहां की कमान संभालने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं छोड़ता तो अराजकता फैल जाती। इसीलिए वह अपनी कुछ ऊर्जा अपने पिता को देता और अपने भाइयों के साधना आधारों को भी बेहतर बनाता। केवल इसी तरह से वह अपनी पढ़ाई में निश्चिंत हो सकता था और मेहताब से अपना बदला ले सकता था। फिलहाल उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह और बंगिश अपनी साधना में किस तरह आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वे उसके मुकाबले में नहीं थे। उनका एकमात्र फायदा उनका समर्थन था और यह तथ्य कि उसने संभवतः लेटेंट ड्रैगन पिल का सेवन किया था और छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। मेहताब से संभावित बदला लेने के विचार मात्र से ही छोटू के दिल में जल्द से जल्द डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट पहुंचने की इच्छा जाग उठी। वह उसके चेहरे पर वह भाव देखने के लिए भी उत्सुक था जब उसे पता चला कि वह कितना शक्तिशाली है, और बंगिश की प्रतिक्रिया भी निश्चित रूप से कुछ ऐसी ही होगी। बंगिश, मेहताब, मैं तुम दोनों को यह इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा कि काश तुम मर जाते। शक्ति संचरण सौर्य कबीला के एक निजी कक्ष में छोटू, हिमेश, दक्ष और वंशक कमरे के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर कोनों में बैठे थे। तीसरे भाई वंशक ने कहा, क्या आपकी ऊर्जा हमें हस्तांतरित करने से आप पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? आप 8वें चरण के शिखर पर हैं, बस ऊर्जा के मोनार्क बनने की कगार पर हैं। अगर ऐसा करने से आपको नुकसान होने वाला है तो ऐसा न करें। छोटू ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है, मेरी जीवन शक्ति काफी प्रबल है। भले ही मैं कुछ सच्ची ऊर्जा छोड़ दूं, मैं इसे जल्द ही वापस पा सकता हूं। इस बार मैं जो करने जा रहा हूं वह आपको शुद्ध करने और आपकी मेरिडियन और ऊर्जा के समुद्र को मजबूत करने के लिए एक असाधारण शक्तिशाली दिव्य क्षमता का उपयोग करना है। आपको पहले से 10 गुना मजबूत बनना चाहिए, जिससे आपका साधना आधार तेजी से आगे बढ़ सके। भविष्य में आपको किसी भी अड़चन में नहीं फंसना चाहिए। पिता, आपका साधना आधार सबसे ऊंचा है और आपकी सच्ची ऊर्जा पर आपका सबसे अच्छा नियंत्रण है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा, ठीक है? हिमेश जानता था कि छोटू में कई रहस्यमय और अथाह पहलू हैं। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि उसने क्या करने की योजना बनाई है, लेकिन वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह अपनी मेरिडियन को मजबूत करने और अपनी ऊर्जा के सागर को बेहतर बनाने के लिए किस क्षमता का उपयोग करेगा। नारकीय देवता अस्थिज्वाला, नरक अग्नि क्रूसिबल। अपने पैरों पर खड़े होते ही छोटू में असीम सच्ची ऊर्जा का संचार हुआ तथा उसके अंदर से 10 प्राचीन विशालकाय प्राणियों के बराबर शक्ति निकली। वे जिस कक्ष में थे वह उनके आसपास की दुनिया से अलग लग रहा था और छोटू उस क्षेत्र के देवता की तरह था। उसके काले बाल इधर उधर लहरा रहे थे, जबकि उसकी असली ऊर्जा ने एक भ्रामक क्रूसिबल का आकार ले लिया था, साथ ही अन्य नारकीय छवियों का भी।
भ्रष्ट पतित देवताओं की चीखें शीघ्र ही उस कक्ष में गूंजने लगीं। वह अभी भी हेलफायर क्रूसिबल की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था और मोनार्क स्तर पर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि भ्रामक संस्करण भी सच्ची ऊर्जा लपटों को जन्म दे सकता है जो भौतिक शरीर को शांत कर सकती हैं। उंगली के झटके से उसने ज्वाला की एक जीभ बाहर निकाली जिसमें अनंत विविधताएं थीं, जिसने फिर एक जादुई पेंडेंट का आकार ले लिया जो हिमेश के माथे में प्रवेश कर गया। आगे क्या होगा? क्या हिमेश की शक्ति वास्तव में बढ़ेगी और क्या छोटू अपने भाइयों की भी मदद कर पाएगा? हिमेश ने इस पूरी प्रक्रिया को देखा। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसका यह बेटा इंसान भी नहीं है बल्कि किसी तरह का दानव या शैतान है। वह जो भी था वह जीवन का कोई उच्चतर रूप था, शायद कोई देवता भी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह कौन सी तकनीक है? उसने सोचा। यह निश्चित रूप से शाही श्रेणी की ऊर्जा कलाओं से भी बढ़कर है। जब मैं हैंगिंग माउंटेन में था तो मैंने कुछ दानव लोक कुलपतियों को देखा जो शाही श्रेणी की कलाओं का अभ्यास करते थे, और मैंने कुछ ऐसे प्राणियों का भी सामना किया जिनके पास संत श्रेणी की कलाएं थीं। हालांकि वे छोटू की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वह अपने आश्चर्यजनक रूप के मामले में उनसे भी आगे निकल गया। हिमेश के लिए इससे ज्यादा हैरान होना लगभग असंभव था। हालांकि वह अपने बेटे के लिए बहुत खुश था। वाह, जैसे ही ज्वाला उसके अंदर प्रवेश करती है उसे लगता है कि उसकी मेरिडियन प्रज्वलित हो रही है। ऊर्जा के मोनार्क के रूप में उसे ऊर्जा की गहरी समझ थी और इस प्रकार उसने ज्वाला के प्रवाह के साथ सहयोग किया जिससे वह उसकी सभी मेरिडियन से होकर गुजरी। ऐसा होते ही उसके अंदर की अशुद्धियां, जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था, जलकर राख हो गईं। उसके सिर के ऊपर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं और उसके रोम छिद्रों से विषैली गंदगी बाहर निकलने लगी। जैसे जैसे उसकी नसों में रक्त प्रवाहित होने लगा, उसमें एक देव आत्मा जैसी आभा आने लगी और उसकी मेरिडियन मजबूत होती गई। उसकी त्वचा सख्त होती गई, उसकी हड्डियां और टेंडन मजबूत होते गए। उसके शरीर का हर अंग और अधिक निकटता से जुड़ गया, और अगर वह अपनी आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाता तो सब कुछ चमकता हुआ प्रतीत होता। वह अपनी अस्थि मज्जा में बुदबुदाहट भी सुन सकता था। आखिरकार छोटू की असली ऊर्जा उसके पिता के ऊर्जा सागर तक पहुंच गई। जब ऐसा हुआ तो छोटू ने कुछ बहुत ही असामान्य देखा। हाँ, वह क्या है? एक हरे रंग की औषधीय ऊर्जा थी जो लगभग एक पौधे की तरह दिखती थी। इसमें 9 पत्ते थे जिनमें से प्रत्येक का आकार अलग था। एक गोलाकार था, दूसरा अंडाकार था और इसी तरह कुछ के किनारे दांतेदार भी थे। ड्रैगन के 9 बेटों की तरह हर एक अनोखा था। यह पौधा बस वहां तैर रहा था और हिमेश की ऊर्जा के सागर द्वारा अवशोषित होने के किसी भी प्रयास का विरोध कर रहा था। पिताजी, क्या यह वही एयर मास्टरी पौधा है जिसे आपने अतीत में खाया था? छोटू ने चौंकते हुए पूछा। यह सही है, हिमेश ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। एयर मास्टरी पौधे दूर के अतीत की दिव्य जड़ी बूटियां हैं जिनमें अविश्वसनीय औषधीय गुण हैं। इनका सेवन करने वाले मनुष्य हवा में ऊपर तैरने में सक्षम हो जाते थे। भले ही मैंने इसे सालों पहले खाया हो, लेकिन औषधीय ऊर्जा अभी भी मेरे ऊर्जा के सागर की गहराई में मौजूद है। ऊर्जा का मोनार्क बनने के बाद भी मैं इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, ये इतना शक्तिशाली है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे अवशोषित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। गुर्राते हुए छोटू ने अपनी असली ऊर्जा को और भी अधिक विस्फोटक अंदाज में बाहर भेजा, जिसमें नरक को चलने वाले गॉड मेहमद की ताकत की पूरी शक्ति शामिल थी। तुरंत ही वायु प्रभुत्व संयंत्र ने भारी बल का एक उछाल वापस भेजा। हालांकि जब इसका सामना छोटू की ऊर्जा से हुआ तो यह विलीन हो गया, जिससे हिमेश से एक शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा निकलने लगी। ऐसा करते समय इसने अपने साथ बहुत सारी हानिकारक गंदगी ले ली। वह वायु संचालन संयंत्र, जिसे वह दशकों बाद भी अवशोषित करने में असमर्थ था, अब आखिरकार पिघल रहा था। यह सुदूर अतीत की एक दिव्य जड़ी बूटी थी जिसे अधिकांश सामान्य लोग जीवन भर की कोशिशों के बाद भी अवशोषित नहीं कर पाते। छोटू की मदद के बिना यह संभवतः हिमेश के अंदर तब तक बनी रहती जब तक कि वह मर नहीं जाता, जिसके बाद यह पोषक तत्वों के लिए उसकी लाश को अवशोषित कर लेती। लेकिन अब यह उनके लिए शक्ति का स्रोत बन गया था। एयर मास्टरी प्लांट घुल गया और असली ऊर्जा में बदल गया, जिसने हिमेश को हल्केपन और हवा की अनुभूति से भर दिया, जिससे उसे लगभग अमर जैसा महसूस हुआ। वास्तव में अगर वह उस शक्ति को प्राप्त करता तो वह हवा में ऊपर तैरने में सक्षम हो जाता। यह सचमुच हवा के गुणों पर नियंत्रण पाने की शक्ति थी। पौधे की शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई, जो उसकी अपनी सच्ची ऊर्जा का हिस्सा बन गई और तुरंत ही उसकी साधना को छलांग और सीमा से आगे बढ़ा दिया। एयर मास्टरी प्लांट की सच्ची ऊर्जा के कारण हिमेश की अपनी सच्ची ऊर्जा क्षमता 4 या 5 गुना बढ़ गई। शुक्र है कि छोटू ने उसकी मेरिडियन को फिर से आकार देने में मदद की, अन्यथा उसकी ऊर्जा संभवतः विस्फोटित हो जाती। बहुत बढ़िया, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी ऊर्जा वापस खींची। वह महसूस कर सकता था कि एयर मास्टरी प्लांट को अवशोषित करने के बाद उसके पिता को इतना फायदा हुआ था कि दामुन और बुरिया शब्दानी एक साथ काम करके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे।
हिमेश अब पहले से ज्यादा तेज और फुर्तीला था और भूत की तरह तेज था। वह पलक झपकते ही दुश्मनों को खत्म कर सकता था और खुद के समान ही साधना स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों से भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। हिमेश अब ऊर्जा के मोनार्क स्तर के शिखर पर था और उसका जीवन काल पहले से अधिक लंबा था। वह जीवन के शिखर पर था। हिमेश खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मुझे डर है कि विषभानु भी मुझसे नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि उसके पास वह अजीब अंगूठे की अंगूठी हो जिसमें असली ऊर्जा संग्रहित होती है, लेकिन फिर भी वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। हिमेश की असली ऊर्जा न केवल चरम पर थी, बल्कि गुणवत्ता के मामले में ये किसी भी साधारण ऊर्जा मोनार्क से आगे निकल गई। ठीक है पिताजी, अपने 4 सीजन्स स्वॉर्ड अप्ले पर काम करते रहें। आपको जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचने के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर काम करना होगा। यदि आप स्वर्ग से असीम जीवन को जब्त कर सकते हैं तो आप वास्तव में हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। और अब मैं आपको सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई को कुछ सच्ची ऊर्जा दूंगा। आगे बढ़कर छोटू ने वंशक और दक्ष दोनों की पीठ पर अपनी हथेली रखी। तुरंत उनके मेरिडियन में सुधार होने लगा क्योंकि छोटू ने अपनी ऊर्जा के अनंत रूपांतरों को उन तक पहुंचाया। दोनों भाई कांपने लगे। उनकी मांसपेशियां और हड्डियां ऐंठ गईं, जिससे उनके अंदर से ऐसी गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं जैसे कि स्टील की छड़ें एक दूसरे से टकरा रही हों। उनकी साधना के आधार में सुधार लाने वाली असीम सच्ची ऊर्जा के कारण दक्ष ने अचानक एक और सफलता प्राप्त की और 7वें चरण ऊर्जा प्रकटीकरण स्तर में कदम रखा। जहां तक वंशक का सवाल है, वह 7वें चरण के शिखर तक पहुंच गया, जो 8वें चरण में पहुंचने के बिल्कुल करीब था। दोनों भाई अब सहायक शाखाओं के कई सामंतों के समान शक्तिशाली हो गए थे। 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। पिता और पुत्र पूरे समय एकांत में रहे क्योंकि छोटू ने उन्हें विभिन्न युद्ध संबंधी अभ्यास समझाए। जैसे जैसे वे संयमित और शुद्ध होते गए, उनकी शक्ति बढ़ती गई और उन्हें देवताओं की गरिमा प्राप्त हुई। जहां तक छोटू का प्रश्न है, ऊर्जा के निरंतर प्रवाह ने उसके भीतर के 11वें कण को जागृति के करीब पहुंचा दिया तथा उसे ऊर्जा के मोनार्क स्तर के और भी करीब पहुंचा दिया। 8वें दिन की सुबह प्रक्रिया पूरी हो गई। हिमेश पूरी तरह से बदल चुका था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिष्ठित हो गया था। वंशक और दक्ष ने भी काफी सुधार किया था और अपने 4 सीजन्स स्वॉर्ड प्ले में भी काफी सुधार किया था। वे स्प्रिंग सिल्कवर्म की सिल्क रेन कर सकते थे और अपनी तलवार ऊर्जा पर अविश्वसनीय नियंत्रण रखते थे। छोटू को अब यह भरोसा हो गया था कि वह वहां से निकल सकता है। जब तक कोई लाइफ सीजर अचानक नहीं आ जाता, तब तक सौर्य कबीला सुरक्षित रहेगा। छोटू अब डेमी मॉर्टल इंस्टीट्यूट जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या उसे वहां मेहताब और बंगिश का सामना करना पड़ेगा और उसकी यात्रा में आगे क्या चुनौतियां आएंगी? शुक्र है कि कोई भी विशेषज्ञयान हेवन के ग्रामीण शहर पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा, जहां की आबादी बहुत अधिक है। 7 दिन बीतने के दौरान मुख्य बुजुर्गों द्वारा सहायक शाखाओं की सेना और धन को पहले ही समेकित कर दिया गया था। सभी विवरणों को संभालने के बाद हिमेश ने छोटू और उसके भाइयों के साथ एक औपचारिक बैठक बुलाई। एक लक्ष्य यह देखना था कि प्रमुख बुजुर्ग सौर्य कबीला के स्वामी के रूप में हिमेश के समर्थन में कितने ईमानदार थे। यह शरद ऋतु की ठंडी सुबह थी और जमीन बर्फ से सफेद हो चुकी थी। यहाँ वहां बिखरे हुए पत्ते उड़ रहे थे, जिन्हें साफ करने के लिए सौर्य कबीला के सेवक कड़ी मेहनत कर रहे थे। हवेली के सभी नौकरों के चेहरे लाल और उत्साह से भरे हुए लग रहे थे। वेतन के रूप में मिलने वाली ऊर्जा अभिसरण गोलियों की वजह से उन सभी के पास मजबूत साधना आधार था। पहले से ही सौर्य कबीला अपनी ताकत और शक्ति का पुनर्निर्माण कर रहा था। जैसे ही 20 से ज्यादा मुख्य बुजुर्गों ने हिमेश को देखा, वे बुरी तरह हिल गए। उनमें से हर एक को एहसास हो गया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ये बात विशेष रूप से दामुन और बुरिया शब्दानी के मामले में सही थी। ऊर्जा के मोनार्क होने के नाते वे दोनों इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि क्या हुआ था। हिमेश का चेहरा चमक उठा और उसकी आंखें तारों भरे आसमान की तरह चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ की एक लहर ही उसे हवा में उड़ने और उस दुनिया को छोड़ने के लिए पर्याप्त होगी जिसमें वे रहते थे। वह माउंट आई की तरह मजबूत और भयावह था, लेकिन साथ ही हवा की तरह हल्का लग रहा था और इतनी तेज गति से चलने में सक्षम था कि वह पलक झपकते ही कहीं भी गायब हो सकता था और फिर प्रकट हो सकता था। दामुन ने अपने पैरों पर खड़े होकर कहा, हिमेश, क्या तुमने अपने अंदर मौजूद उस एयर मास्टरी प्लांट को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है? हाँ, आखिरकार मैंने ऐसा किया, छोटू की मदद से। हिमेश खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वह अब लगभग एक राजा की तरह लग रहा था और इसने तुरंत उन सभी को सम्मान में अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि बुरिया शब्दानी को भी ऐसा लगा कि उसे देखकर ही उसका दम घुट रहा है। इस क्षण तक उसे एहसास हो गया कि वह न तो छोटू और न ही हिमेश के लिए उपयुक्त थी। हिमेश ने आगे कहा, मेरी साधना का आधार और ऊर्जा कलाएं अब पहले से 4 या 5 गुना बेहतर है और एयर मास्टरी प्लांट की असली ऊर्जा अब मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। मुस्कुराते हुए वह अचानक इतनी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा कि किसी को भी धुंधलेपन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
एक पल बाद वह अपनी सीट पर वापस आ गया। हालांकि अब हर कोई देख सकता था कि उसकी हथेली का निशान कई हजार कदम दूर एक विशाल पेड़ में ढंसा हुआ था। कुछ ही समय में वह बहुत बड़ी दूरी तय करके वापस आ गया। वह गति किस स्तर की थी, और यह कोई ऊर्जा कला नहीं थी। ये बस वह गति थी जिसकी वह वर्तमान में क्षमता रखता था। अपने शारीरिक शरीर के संदर्भ में वह अब ऊर्जा के मोनार्क स्तर से आगे निकल चुका था। ये सब एयर मास्टरी प्लांट की बदौलत हुआ। उसके जीवन काल के साथ भी ऐसा ही था। अधिकांश ऊर्जा मोनार्क 200 साल या उसके बाद प्राकृतिक कारणों से मर जाते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। 4 या 5 बार दामुन ने बुदबुदाते हुए कहा। निगलते समय उसे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वह हिमेश को नहीं हरा सकता, भले ही वह बुढ़िया शब्दानी के साथ मिलकर काम करे। बेशक नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की ताकत के कारण छोटू वास्तव में उन मामलों में हिमेश से 10 गुना आगे थी। कई प्रमुख बुजुर्गों ने बस अपने सिर और भी अधिक झुका लिए। बेटा अजय था और पिता छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था। सौर्य कबीला के वरिष्ठ सदस्य अब एक कोने में धकेल दिए गए थे और इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद हिमेश का सौर्य कबीला पर नियंत्रण निश्चित रूप से एक सम्राट जैसा हो जाएगा। इस बिंदु पर छोटू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पिताजी, सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, अब जब सौर्य कबीला के मामले व्यवस्थित हो गए हैं तो मेरे लिए डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट जाने का समय आ गया है। कृपया शहर के मजिस्ट्रेट से सावधान रहें। हिमेश ने कहा। मैं उसे उसकी जगह पर खड़ा करने के लिए कुछ समय निकालूंगा। ऐसा करने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यान हेवन के सभी सौर्य कबीला जान जाएं कि हम कितने शक्तिशाली हैं और उनके पास हमारी निगरानी के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। छोटू ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई में मदद के लिए कुछ साथ क्यों नहीं ले जाते? चलिए कौसम मिरर के बारे में क्या ख्याल है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोटू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं जिस तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसने वास्तव में चिलियोकॉसम मिरर के साथ हिल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति को विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से मिरर इसके साथ काम नहीं कर पाया। जाहिर है तकनीक मिरर के जादुई तत्वों को संभालने के लिए बहुत शक्तिशाली थी। अलविदा पिताजी, सुरक्षित यात्रा करें, नक्शे पर नजर रखें और खो न जाएं। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए आपको तिलिस्मी आयाम का लगभग 1/3 हिस्सा पार करना होगा। सैकड़ों शहरों से होकर दसियों हजार किलोमीटर की यात्रा। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा अभिसरण गोलियां हों और जब आप संस्थान पहुंचें तो दिखावा न करें। अपनी असली शक्तियों को छिपा कर रखें। उस समय छोटू गति में आ गया और एक पक्षी की तरह बादलों में उड़ गया। यह कुछ ऐसा था जो ऊर्जा के मोनार्क आमतौर पर नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, हालांकि हिमेश अब हवा में तैर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पक्षियों की तरह बादलों में उड़ सकता था। हमारे सौर्य कबीला में ऐसे असाधारण व्यक्ति के होने पर मुझे आश्चर्य है कि जब वह डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में पहुंचेगा तो क्या होगा। क्या वह हमारे लिए और भी अधिक गौरव लाएगा? यही सभी प्रमुख बुजुर्ग सोच रहे थे। आखिरकार छोटू यान हेवन में कितना भी चौंकाने वाला व्यक्ति क्यों न हो, शक्तिशाली संस्थान के विशेषज्ञ आकाश में बादलों की तरह असंख्य थे। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि छोटू की रैंक क्या होगी या वह कैसे प्रगति करेगा। आशा है कि वह जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंच जाएगा। यदि वह ऐसा करता है तो सभी प्रमुख बुजुर्गों को उस गौरव से लाभ मिलेगा। हिमेश के पास अब डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में 2 परिवार के सदस्य थे और उसका अपना एक शक्तिशाली साधना आधार था। सौर्य कबीला के स्वामी के रूप में उसकी शक्ति और अधिक स्थिर होती चली गई। बुरी खबर, यून राज्य का उदय। कुलपति, बुरी खबर अभी अभी आई है। अचानक सौर्य कबीला के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक ने दौड़कर आकर हिमेश के सामने घुटने टेक दिए। ये उन व्यक्तियों में से एक था जिन्हें सहायक शाखाओं में से एक से धन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। क्या हुआ? हिमेश ने कहा। उसके चेहरे पर चमक थी। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? यून राज्य का विस्तार शुरू हो गया है। उनके और जाओलू फोर्ट के बीच युद्ध छिड़ गया है और इसीलिए हम अपनी संपत्ति और सैनिकों तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं थे। हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार यून राज्य के विशेषज्ञों ने पहले ही जाओलू फोर्ट के सिटी मजिस्ट्रेट को मार डाला है और शहर पर कब्जा कर लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारी सहायक शाखा पहले ही यून राज्य का हिस्सा बन चुकी है। क्या यूनडेल बायत्सी पहले ऐसा नहीं था, है ना? उन्होंने जाओलू फोर्ट को मिटा दिया। वहां का सिटी मजिस्ट्रेट ऊर्जा का मोनार्क था। उसके अधीन शीर्ष विशेषज्ञों की संख्या आसमान में बादलों की तरह थी और उनके पास जेड ड्यू के घर जैसे बड़े संप्रदायों से बहुत सारे संबंध थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे बस ऐसे ही हार गए। हिमेश ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया, बल्कि 20 से अधिक प्रमुख बुजुर्ग भी पूरी तरह से अचंभित थे। तदामुन को इतना आश्चर्य हुआ कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने कहा, यूनडेल बायत्सी अब अपना खुद का राष्ट्र है। यून राज्य और भूतपूर्व सिटी मजिस्ट्रेट यथार्थ अब खुद को राजा कह रहा है। यून का महान राजा। यून राज्य के इस अचानक उदय का सौर्य कबीला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या छोटू की यात्रा डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में शांतिपूर्ण होगी या उसे और भी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? हाँ, हिमेश ने जवाब दिया।
लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि वे इतनी जल्दी इतने आक्रामक हो जाएंगे। उन्हें इतने सारे सैनिक और विशेषज्ञ लड़ाके कैसे मिले? क्या यथार्थ वास्तव में खुद युद्ध में शामिल हुआ था और जॉलू फोर्थ के शहर मजिस्ट्रेट को खुद ही मार डाला था? नहीं, सौर्य कबीला के सरदार युन राज्य के पास उनके लिए काम करने वाला एक रहस्यमय विशेषज्ञ है, एक नकाबपोश व्यक्ति जो समुद्र राजा की ऊर्जा कलाओं का उपयोग करता है। माना जाता है कि वह इंसान भी नहीं है बल्कि समुद्र के लोगों में से एक है। जाओलू फोर्थ की लड़ाई में बहुत से विशेषज्ञ मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही अजीब कवच पहना था, जिनके बारे में अफवाह है कि वे सीफोक हैं। समाचार सुनकर हिमेश के चेहरे पर नाटकीय रूप से चमक आ गई। युंडेल बायदसी का सीफोक के साथ गठबंधन है? अच्छा नहीं है। समुद्र में रहने वाले प्राणियों को आमतौर पर सीफोक कहा जाता था। उन्होंने समुद्र तल पर शहर बनाए और ज्यादातर मामलों में वे दूसरे इंसानों की तरह ही थे। हालांकि वे फेफड़ों के बजाय गलफड़ों से सांस लेते थे, जिससे उनके लिए जमीन पर जाना उतना ही मुश्किल हो जाता था जितना कि आम इंसानों के लिए पानी की गहराई में जाना। जब जमीन पर मामलों की बात आती थी तो वे आम तौर पर अपने काम से मतलब रखते थे, लेकिन अब वे जमीन के निवासियों के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे, जो बहुत ही संदिग्ध था। बेशक तिलिस्मी आयाम के 4 बड़े संस्थानों में से एक सी गॉड इंस्टीट्यूट था, जो डेमी इमोर्टल और ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट के समान ही प्रसिद्ध था। युंडेल बायद सी वास्तव में एक तटीय शहर था और यह राजकुमारी मेहताब का घर था, जो यथार्थ की बेटी थी। यथार्थ एक किंवदंती की तरह था। वह बहुत पहले ही मोनार्क स्तर पर पहुंच गया था और उसने एक सीफोक राजकुमारी से शादी कर ली थी। उसकी पत्नी ने अंततः मेहताब के साथ साथ कई बहादुर बेटों को जन्म दिया था और अब वे अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध में चले गए थे और उनके साथ सीफोक के योद्धा भी शामिल हो गए थे। अगर यह युद्ध यान हेवन तक पहुंच गया तो सौर्य कबीला को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता था। सौर्य कबीला के स्वामी मुख्य बुजुर्गों में से एक ने कहा, जाओल फोर्ट पहले ही गिर चुका है और युद्ध की लपटें हमारी दिशा में बढ़ रही हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस मुख्य बुजुर्ग ने अतीत में हिमेश पर हुक्म चलाया था, लेकिन अब वह उसके साथ नए सम्मान के साथ पेश आ रहा था। अचानक हिमेश के लिए सब कुछ क्लिक हो गया। अच्छा किया जुंडेल बायदसी। यथार्थ की बेटी ने छोटू को बहकाया और उसे उस लेटेंट ड्रैगन पिल को चुराने के लिए धोखा दिया। जैसा कि पता चला है, वे हमेशा से यानहेवन पर हमला करने की योजना बना रहे थे। माना जाता है कि उस लेटेंट ड्रैगन पिल को ड्रैगन के खून का उपयोग करके बनाया गया था। जब कोई साधारण व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो यह उसकी जीवन शक्ति और ताकत को बढ़ाता है और उसके शरीर को पूरी तरह से बदल देता है। यह जो भी इसका सेवन करता है उसमें ड्रैगन का कुछ खून भी भर देता है। हालांकि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अलग होगा जिसके अंदर समुद्र देवता का खून है। ऐसा व्यक्ति ऊर्जा कला में तेजी से उन्नति करेगा। मेहताब के अंदर समुद्र देवता का खून है और अगर इसे उकसाया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। हमारे सैनिकों को तुरंत बुलाओ, दामुन चिल्लाया और अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। जाहिर तौर पर सौर्य कबीला में अपनी स्थिति को याद करते हुए उसने हिमेश की ओर देखा और कहा, सौर्य कबीला के सरदार, अब हम क्या करें? हिमेश ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। अजीब बात यह थी कि दामुन को इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी। विशेषज्ञों को बुलाओ और सभी सहायक शाखाओं को यानहेवन में वापस भेजो। शुक्र है कि हमने धुंध कबीला को खत्म कर दिया, जिससे हमें शहर में एक अतिरिक्त हवेली मिल गई। यह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आने वाले लोगों की भीड़ को संभाल सके। हिमेश के आदेश के जवाब में सौर्य कबीला मुख्यालय में हर कोई कार्रवाई में जुट गया। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।